Hello everyone, and a very warm welcome to this very amazing session on the previous year questions for NDA with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. अब आप कह रहे हो कि मैम हम तो पढ़ते नहीं है सोशल साइंस, हमें तो पढ़ाते नहीं हो आप, बट ऐसा तो नहीं है बेटा कि सीधा उड़ करके आ गए हो आप 11th 12th में। पहले तो पढ़ाई करी हुई है ना, पहले तो हमने पढ़ा है, पहले हमने सीखा है। शायद 9th 10th के वेदांतों के चैनल पे आपने हमारी शक्ल देखी हो, नहीं देखी हो तो बता देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ जल्दी से। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर ऑन वी मैन, and this is actually my first session on this channel, and I'm as I said super excited for that, and especially also because of the topic जो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के एग्जाम्स के लिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मीन ऑब्वियसली फॉर द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू क्रैक दिस। बट उस एग्जाम में एक सेक्शन जो है वो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज आप सिर्फ सोशल साइंस एसोसिएट नहीं कर सकते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल नॉलेज, उसमें हिस्ट्री भी आता है, सिविक्स भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, थोड़ा बहुत इको भी आता है, थोड़ा बहुत साइंस भी आता है, अ बिट ऑफ फिजिक्स, अ बिट ऑफ केमिस्ट्री, अ बिट ऑफ बायो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जनरल अवेयरनेस विच मे नॉट नेसेसरली could be clubbed or categorized into a particular subject, ये सारी चीजें इंक्लूड होकर इकट्ठा होकर के फॉल करती है हमारे जीके के अंडर। अब ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने मर्जी से नहीं बनाए हैं या हमने किसी बुक से नहीं उठाए हैं। हमने क्या किया है, द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वो सवाल हमने लिए हैं आपके ही एनडीए के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से। ये वो क्वेश्चंस है जो पहले आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एज वेल। अब कुछ 30-40 क्वेश्चंस हम आराम से डिस्कस करेंगे आज अगले 1 घंटे के अंदर। सो इफ यू गाइज आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, प्लीज गो अहेड एंड क्विकली गिव मी अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। Also, please do not forget to subscribe to the channel because this is just one of the sessions, my dear students. ये सिर्फ एक सेशन है बच्चों पार्टी, ऐसा नहीं है कि ये इकलौता सेशन है। ऐसे सेशंस मैम के द्वारा, हमारे हर्ष सर, अमित सर और जितने भी टीचर्स हैं वो सारे लोग मिलकर कई सारे आपको इनरिचिंग सेशंस देंगे जो आपके एनडीए क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाकर सेट कर देगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दैट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ एज वी वर डिस्कसिंग कि एनडीए की तैयारी सिर्फ ये एक सेशन के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती है, विच इज वेरी ट्रू। सिर्फ ये एक सेशन के ऊपर तो बेस्ड हम नहीं कर सकते, तो क्या करना है, एनडीए का क्रैश कोर्स है स्पेशली जो वेदांतु करता है रन आपके लिए, आपकी होलसम होलिस्टिक तैयारी करवाने के लिए कि भैया जाकर जब आप एग्जाम में बैठो आपके मन में कोई भी एक आउंस ऑफ डाउट भी नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट और इतने वेल प्रिपेयर्ड होना है हमें। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, तो वेदांतों का एनडीए क्रैश कोर्स है जो कि आपकी पूरी एनडीए 2022 की कराएगी तैयारी, एंड ऑल ऑफ दीज आर नॉट जस्ट नॉर्मल रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग्स or videos that would be shared with you. These are going to be live course sessions. तो यहाँ जब आप एनडीए क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो, यू गेट द बेस्ट एंड ऑल इन वन पैकेज। आपकी पूरी सिलेबस का रिवीजन होता है एनडीए 2022 के लिए विद लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। आपके 5 टेस्ट लिए जाते हैं करंट अफेयर्स पे ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाओ। 5 टेस्ट लिए जाते हैं। एनडीए जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर देता है, काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर विच इज शेयर्ड बाय एनडीए विच इज एक्चुअली गिवन इन द एग्जाम, वो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर उसी तरीके से आपके लिए हम 5 टेस्ट के साथ प्रैक्टिस कराते हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। और ये आपके टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, आपको प्रैक्टिस कराता है, आपको एक्सपोजर देता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाता है। आप पूछ सकते हो अनलिमिटेड डाउट्स, चाहे वो क्लास के साथ हो या फिर ऐप पे हो पोस्ट क्लास एज वेल। सुबह 9 से 11 बजे तक आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। 120 असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको ताकि आप सब कुछ कवर अप कर सको, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सको, प्रॉपर एक्सपोजर ले सको, और प्रॉपर समरी नोट्स भी दी जाती हैं आपको सारे टॉपिक्स की।
की कॉन्सेप्ट्स की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, क्लास रिकॉर्डिंग्स की, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। तो कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। ये कोर्स वैसे तो बच्चे आता है 10,000 रुपए में, 10,000 इज व्हाट इट कॉस्ट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एनडीए's कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेशल प्राइस अभी जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वो है 6,000 रुपीज, यस, फ्लैट 40% ऑफ। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। यू कैन एक्चुअली गेट ऑलमोस्ट 56% ऑफ। वो कैसे? आपको लगाना है मैम का कोड एंक प्रो। तो बच्चे लिंक जो है कहाँ लगाओगे? लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ऑफ द क्रैश कोर्स। आप उस कोर्स के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, व्हेन यू गो एंड क्लिक ओवर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पे, वहां पे आपको वो डायरेक्टली ले जाएगा आपके वेदांतु की वेबसाइट पे, जहां पे आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और कोड वैसे तो अपने आप अप्लाई हो जाएगा, नहीं होता है तो आप कर लेना। 5,400 रुपीज में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। द एंटायर पैकेज जस्ट फॉर 5,400 रुपीज। तो कह सकते हैं कि 5,400 रुपीज में आप जो है एनडीए क्रैक कर लोगे, इतने सारे सपोर्ट, इतने सारे एक्स्ट्रा सेशंस के साथ। तो आप क्यों इस चीज पे सेकंड थॉट लगाओगे, इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। जरूरत ही नहीं है ना। तो चलो एनडीए 1 2021 के जीके क्वेश्चंस को उठाते हैं। आज तक जितने भी सवाल आए हैं, जो भी है, वो सारे क्वेश्चंस उठाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो ये रहा आपका पहला सवाल। Which one of the following Harappan sites was specialized center for making shell objects? अब क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग अलग चीजों के लिए हमारे साथ फेमस है। हमें पता है एंशिएंट सिविलाइजेशंस की वजह से, इंडस वैली सिविलाइजेशन होने की वजह से, द काइंड ऑफ कल्चर दैट वाज फॉलोड, द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वाज देयर, जो पूल्स बनाए जाते थे वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिस तरीके का रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता था, ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट लुक्ड अप टू सिविलाइजेशंस। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर जो है जहां शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे वो कहाँ होता था सिविलाइजेशन में? लोथाल में, बालाकोट, अमरी या फिर कोट दीजी? वेयर डिड इट यूज टू हैपन? थिंक अबाउट इट। आप मुझे चैट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी बता सकते हो एंड आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड वी विल मूव ऑन इन 3 2 1 एंड 0। क्या बात है, वंडरफुल, बालाकोट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक या गड़बड़ी हो गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, ये जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following was not a part of the Dhamma of King Ashoka? King Ashoka क्यों फेमस है? हमें पता है the kind of tolerance and inclusiveness that he had in his kingdom, है ना। जैसे वो सबको लेकर चल रहे थे, जितनी ज्यादा टॉलरेंस थी, एक्सेप्टेंस थी, लोगों को इंक्लूड और कंसिडर करके इकट्ठे लेके चलने की उनकी अप्रोच थी, वो उनको एक महान राजा बनाती है। सो इनमें से वो कौन सी चीज है जो उनके धमा का हिस्सा नहीं थी? Honoring the king, tolerance of religions other than one's own, respecting the Brahmanas, or promoting the welfare of his subjects? सोचो जरा, किस चीज को उन्होंने अपने धर्म का, अपने धर्म का हिस्सा नहीं माना था, जो वो फॉलो करते थे, जो वो एग्जीक्यूट करते थे? Think about it and we will move on to the answer in 3 2 1 and 0. It was honoring the king. अपने आप को ही ऑनर करके क्या फायदा? वो तो अपने आप को लोगों का सेवक समझते थे, है ना। चलिए, which of the following statements about Shaguna Bhakti traditions is or are correct? इनमें से कौन से statements सही हैं? Shaguna Bhakti traditions focus on the worship of specific deities such as Vishnu or his avatars. In Shaguna Bhakti traditions, gods and goddesses are conceptualized in anthropomorphic forms. Select the correct answers using the code given below. तो आपको ये बताना है कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है
या फिर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? सोचिए जरा। शगुना भक्ति ट्रेडिशंस है ना, सगुना भक्ति ट्रेडिशंस के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या सारे गलत है। एंड वी विल मूव ऑन। बच्चे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे सही है। स्पेसिफिक अवतारों की भी वर्शिप की जाती थी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज भी किया जाता था फॉर्म्स को। ये सारे स्टेटमेंट्स दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which one of the following places was the Shiva temple not constructed under the patronage of the Chola rulers? तो उनके रूलिंग के अंदर हमें पता है जगह जगह जो है मंदिर बनाए जा रहे थे। इनमें से कौन सी जगह पे मंदिर नहीं बनाया गया था शिव जी का अंडर द चोला रूलर्स? Was it Chidambaram? Was it Thanjavur? Was it Gangaikonda, Cholapuram, or was it Naneghat? And we will look at the answer in 3, in 2, in 1. I hope आप सब जवाब दे रहे हो, गेस कर रहे हो। ये क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपको इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं पता हो, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। द एडवांटेज ओवर हियर इन द सिचुएशन इज एटलीस्ट वी आर गेटिंग द एक्सपोजर टू द क्वेश्चंस, है ना। नानेघाट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी जगह पे उन्होंने मंदिर जो है वो बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements about the Deccan Rights Commission is or are correct? इनमें से जो Deccan Rights Commission है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही या गलत है? सॉरी, सही है या गलत हमें नहीं बताने। The commission did not hold inquiries in the district which were not affected, or the commission did record the statements of riots, riots, sahukars and eyewitnesses. Select the correct answer using the codes. आपको बताना है क्या सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, क्या सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ द फैक्टर व्हाट डू यू मीन बाय अ कमीशन। कमीशन बच्चे एक लीगल बॉडी ही होती है, लेकिन ये टेम्पररी बॉडी होती है। इट इज बेसिकली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स, जो उनको लीगल अथॉरिटी और वैलिडेशन देती है। बट दे हैव अ सर्टेन प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल डेक्कन राइट्स कमीशन का काम ये था कि ये सारी चीजों को वेरीफाई करती वहां पे डेक्कन राइट्स से रिलेटेड। नाउ कमिंग बैक, सो कमीशन का काम क्या होता है? जैसे हमने मंडल कमीशन के बारे में सुना हुआ है, हमने साइमन कमीशन के बारे में सुना हुआ है, सबका कुछ ना कुछ सर जॉन साइमन के अंडर वो नाम रखा गया था, मंडल कमीशन का नाम मंडल जी के अंडर रखा गया था। सबका अपना अपना पर्पस था। गंगा की क्लीनिंग के लिए कमीशन बनाया गया है। तो कमीशन क्या करती है? ये एक लीगल बॉडी होती है जिसे एक प्रोजेक्ट असाइंड होता है। जब वो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेती है तो कमीशन का भी काम रिपोर्ट सबमिट करने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यही होती है कमीशन, एंड द करेक्ट आंसर इज जस्ट द सेकंड स्टेटमेंट, दैट द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। Moving on to the next question, which one of the following rivers is not a tributary of river Brahmaputra? मानस, कमेंग, महानंदा और सुभानश्री। आपने बताना है इनमें से कौन सी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क होता है? ट्रिब्यूटरीज उन रिवर्स को कहते हैं जो बड़ी होती हैं खुद में और आकर के मिल जाती हैं खुद से भी बड़ी नदी में। जैसे कि अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ झेलम की, चेनाब की, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं आपके इंडस रिवर के। तो ये खुद में इंडिपेंडेंट रिवर्स थे बच्चे, जो कहीं एक पॉइंट से शुरू होकर के आते हैं और ये जुड़ जाते हैं इंडस में। क्योंकि इंडस से बड़ी नदी है तो नाम अल्टीमेटली इंडस का रह जाता है और ये उसके ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? देना, टू गिव समथिंग, है ना। किसी को दान देना, नॉट एग्जैक्टली दान देना, बट किसी को एक तरह से कुछ डेडिकेट करके देना, ट्रिब्यूट देना। तो वहां पे ट्रिब्यूट दे रहे हो आप, यानी कि आप जुड़ जा रहे हो, आप अपने पानी को लेकर के जुड़ जा रहे हो उस नदी में। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से निकल रहा है, यानी कि वो नदी जो निकल बाहर आती है एक बड़े नदी से
और कहीं और चली जाती है, उसके साथ जाकर के एक बड़े वाटर बॉडी में नहीं मिलती। ठीक है, सो आपने बताना है यहाँ पे कि रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो बच्चे मानस जो है, कैमेंग जो है, सुभानश्री जो है, ये सारे मिलते हैं। ठीक है, तो महानंदा जो है वो रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। Advantages of tectonic activity in Iceland includes, आइसलैंड में जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू लैंड, अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट्स, लोग आते हैं ये देखने के लिए। या आपने बताना है इनमें से सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, only the first and the third is correct, or all of these statements are correct. We have to identify which of the following statements are correct out of the given options, out of the given options. चलो जल्दी से सोच लो बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है ना। एडवांटेजेस जो है, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हो रही है आइसलैंड में, क्या एडवांटेजेस है उनको, या सिर्फ और सिर्फ नुकसान है? नहीं, ये सारे के सारे जो है ये एडवांटेजेस है of the various activities of the tectonic plates. Chalo, moving on, the process whereby certain minerals absorb water, expand and change its form is known as hydration, oxidation, हाइड्रोलिसिस या फिर कार्बनेशन। आपने बताना है कि जब कोई भी मिनरल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, एक्सपैंड करता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थिंक अबाउट इट and let's look at our responses and the correct answer is hydration. हाइड्रेशन जो है हमारा वो सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। बेटा देखो, हाइड्रेट करना ऐसे भी पानी ऐड करना होता है, हाइड्रेशन वर्ड पानी से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जवाब नहीं भी पता है तो आप यहां से फिगर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, Which one of the following is the longest latitude? सबसे लंबा latitude कौन सा है? देखो latitude क्या होता है, हमें पता है these are the horizontal imaginary lines that we have drawn over earth for the very simple reason कि हमें easiness हो coordinates find करके locations को find करने में। तो earth का shape हमें पता है, नेचुरली हम गेस कर सकते हैं कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड वही होगा जहां अर्थ का सरफेस सबसे बड़ा हो। तो 90 डिग्रीज पे होगा, 23 डिग्रीज पे होगा, 0 डिग्रीज पे होगा, या फिर 66.5 डिग्रीज पे होगा। सोचिए जरा और बताइए, which of the following is the longest latitude on the surface of the earth? 90 degrees, 23.5 degrees, 0 degrees or 66.5 degrees. And we will move on in 3, 2, 1 and 0. बच्चे आप नेचुरली सोचो, अगर ये अर्थ है, ठीक है, मैम की ड्राइंग काफी बुरी है वैसे तो, हो जा भाई, चल जा। ओके, तो अर्थ बेटा हमें पता है इज लाइक एन एप्पल और एन ऑरेंज, यानी कि ऐसे थोड़ा जो है जाकर के एक सर्टेन पॉइंट पे ज्यादा स्प्रेड होता है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगी? जहां पे अर्थ का सरफेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा, 0 डिग्रीज पे। इससे रिलेटेड एक और सवाल आएगा भी। Which one of the following statements about the N.A. Akbari is not correct? Incorrect वाले स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो है ये अबुल ए फैजल ने लिखी थी। It's a part of a larger work called Akbarnama. It describes the Mughal Empire as having a diverse population and a composite culture. It was later revised by Sadullah Khan on the orders of Shah Jahan. आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यानी अकबरी को लेकर के वो गलत है। पढ़िए जरा फिर से, किसने लिखा था, क्या ये एक बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा था, क्या ये मुगल एम्पायर के पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, या इसे बाद में आगे चलकर बदल दिया गया था शाहजहां के ऑर्डर पे? And we will look at the answer in 3, 2, 1 and 0.
बच्चे, it was later revised on the orders of Shah Jahan is the incorrect statement. Next question. Swami Dayanand Saraswati was opposed to the worship of idols of gods and goddesses, मूर्ति की पूजा करना, regarded the Vedas as infallible, had met and had discussions with ईश्वर चंद्र विद्यासागर. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑल, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर पहला और दूसरा. आपने बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो यहाँ पे सही है. सोचिए जरा. Okay, and we will move on in 3, 2, 1 and 0. Here we go. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर या फिर अर्थ. कौन से प्लैनेट की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है? मर्क्यूरी की, वीनस की, जुपिटर की या फिर अर्थ की? सोचो जरा बच्चों, ऐसे ही सोच लो यार. डेंसिटी देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड ही होती है. ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा हमारा अर्थ. अर्थ की डेंसिटी वैसे तो हाईएस्ट होती है. ठीक है, चलिए. द मैक्सिमम डेप्थ of lithosphere is found in Pacific Ocean, Siberian Plain, the Patagonian Desert और Himalayan Mountains. कहाँ पे जो है लिथोस्फीयर की डेप्थ जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है? सोचने का सवाल है ये, दिमाग लगाने का सवाल है ये. लेकिन दिमाग भी तभी लगेगा जब इंफॉर्मेशन थोड़ी भी होगी हमारे पास, जो हम आपको अब दे देते हैं बच्चे. हिमालयन माउंटेन्स में जो है वो डेप्थ लिथोस्फीयर की मैक्सिमम फाइंड की जाती है. Where and when did Mahatma Gandhi make his first public appearance in India on coming back from South Africa after 2 decades? 20 सालों के बाद हमें पता है पढ़ाई करके, इंडियंस के हक की लड़ाई करके साउथ अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस इंडिया में कदम रखते हैं. लेकिन बेटा उसके बाद हम पहली मूवमेंट सुनते हैं उनकी सत्याग्रह, जो उन्होंने 3 जगह पे बैक टू बैक करे थे. लेकिन क्या वो सीधे सत्याग्रह में जाकर के लोगों को पहली बार अपने दर्शन देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या उसके पहले कहीं दे चुके होते हैं? आपको इसी चीज का जवाब देना है कि सबसे पहले वेयर डिड ही अपीयर इन पब्लिक? वाज इट चंपारण इन 1917, लखनऊ इन 1916, बीएचयू इन 1916 और अहमदाबाद इन 1918? सबसे पहले कहाँ जा करके दर्शन दिए थे गांधी जी ने? अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम में. एंड वी विल लुक एट द रिस्पॉन्स इन 3, 2, 1 and 0. बनारस की गलियों में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916. Next question. When and where was the demand for Purna Swaraj or complete independence made by the Indian National Congress? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज. अंग्रेजों पूर्ण तरीके से कंप्लीटली भारत छोड़ो, लीव आवर नेशन फॉर अस, प्लीज लीव फ्रॉम हियर. ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे 1885, लाहौर 1929, केदा 1917 या फिर बॉम्बे 1942. एंड वी विल लुक एट द रिस्पॉन्स इन 3. एक हिंट देती हूँ, गांधी जी आ चुके थे. कुछ तो ऑप्शन में एलिमिनेशन हो जाएगा आपका. 2, 1 एंड क्या बात है, ये है लाहौर की कहानी 1929. बच्चे उसी दिन डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी इज द डेट जिसे ये पूर्ण स्वराज की तरह मनाएंगे.
बट क्योंकि इतनी ज्यादा मोमेंटम गेन नहीं हो पाई, इस दिन को हमें भी कोई ट्रिब्यूट देना था, तो अब हमने उसको रिपब्लिक डे की तरह कंसिडर किया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अडॉप्शन और रेडीनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी डन 2 months बिफोर। चलिए नेक्स्ट सवाल, which one of the following provides for the complete equality of men and women in India? Article 14 and 15 of the Constitution, the 5th schedule of the Constitution, the Indian Independence Act और Article 20। किस आर्टिकल, शेड्यूल या एक्ट के तहत लोगों को मर्दों में और औरतों में बराबरी की हिस्सेदारी जो है वो दी जाती है? एक तरीका और बता रही हूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बेस्ड ऑन जेंडर। एंड वी विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, 0। इट इज आर्टिकल 14 एंड 15। कास्ट, जेंडर, ये सारी क्रीड, रिलीजन, ये सब बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है, आर्टिकल 14 और 15 के अंदर ही आता है, राइट टू इक्वालिटी। Which of the following statements about the non-permanent members of Security Council of the United Nations are or is correct? बताना है कि जो लोग परमानेंट मेंबर्स नहीं है, बदलते रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के यूएन में, उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? their total number is now 10 but was originally 6। अभी जो है 10 हो गया है, पहले 6 था। या फिर दे आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 years ओनली, सिर्फ 2 सालों के लिए आते हैं, फिर वो बदल जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपने बताना है, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, दोनों ही, या नाइदर? सोचिए जरा बच्चों, जल्दी जल्दी सोच लीजिए, थिंक अबाउट इट एंड वी विल मूव ऑन। बच्चे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दी गई है और जो इलेक्शन है वो 2 सालों के लिए होता है, क्योंकि भाई परमानेंट मेंबर्स नहीं है तो कितने सालों तक रहेंगे, 2 तक रहते हैं, फिर बदलाव आ जाता है। ठीक है, who among the following was the head of the government that was overthrown by the Bolsheviks in the 1917 revolution? तो अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन होता है हमारा, ठीक है, बोल्शेविक जो रशियन रेवोल्यूशन होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जहां जानते हैं, हमें पता है प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक देते हैं बोल्शेविक्स, लेनिन, है ना? तो आखिर जो सरकार थी उसके लीडर कौन थे? कोई तो होगा ना जो हेड कर रहा होगा उस वक्त प्रोविजनल गवर्नमेंट को। कौन कर रहा था? Alexander Kerensky, Prince Lvov, Grand Duke Sergei और Tsar Nicholas II। Who was the head of the government जिसे उठा फेंका था 1917 में बोल्शेविक्स ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के तहत? एंड वी विल लुक एट द आंसर्स। चलो यार कोशिश तो करके देखो, देखो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देखोगे। आपने सीबीएसई के हो अगर तो 9th और 10th में, आईसीएसई के भी 9th 10th में आपने पढ़ी हुई है, हमने देखी हुई है ये सारी चीजें, हिस्ट्री में, सिविक्स में, बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता है, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत जेनरिक है, हम एनी विच वेज जानते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, उसी नॉलेज को टैप करना है, थोड़ा सा अच्छे से याद करना है और जवाब देना है। इसका जवाब है अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, चलो, which one of the following is not a form of condensation? Dew, fog, frost, sleet। इनमें से कौन सा जो है वो कंडेंसेशन का एक फॉर्म नहीं है? आपको ये बताना है, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट या फिर स्लीट। जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी से मैम को बता देंगे कि इनमें से कौन सा एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन नहीं है। एंड वी विल मूव ऑन इन 3 एंड 0। स्लीट, स्लीट जो है वो बारिश और आपकी स्नो और ये सारी चीजों का मिश्रण बन के आ जाते हैं। कंडेंसेशन का वो एग्जैक्टली फॉर्म नहीं होता, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन एंड एवरीथिंग। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज intensive subsistence agriculture not predominantly practiced?
एक हिंट देती हूँ आपको, मोस्टली एक ही हिस्से में एक ही कॉन्टिनेंट के एक हिस्से में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के लिए आपको इंटेंस पॉपुलेशन भी चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो आप ज्यादा सर्वाइवल के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे, है ना, ज्यादा इंटेंसली करोगे। तो कहाँ होती होगी? इंडिया में होती है, जापान में होती है, कनाडा में होती है, या इंडोनेशिया में होती है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है पॉपुलेशन डेंसिटी का अमंग्स दीज कंट्रीज, आप आराम से इस सवाल का जवाब दे पाओगे बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी कम है, जगह भी ज्यादा है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करने की जरूरत ही नहीं है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, छोटी सी ही जमीन होगी लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होगा आसपास। अब पॉपुलेशन जब ज्यादा है आसपास तो आपको उस छोटी सी जमीन पे ही उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बराबरी से करनी होगी क्रॉपिंग। ठीक है, चलो। The headquarters of the South Eastern Railway is located at बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर। जो हेडक्वार्टर्स है साउथ ईस्टर्न रेलवेज के, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये बताना है हमें। हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड वेयर, एंड थिंक अबाउट इट। जल्दी जल्दी सोच लीजिए, थोड़ा सा सोचना है, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड वी विल मूव ऑन। द करेक्ट आंसर इज कोलकाता, है ना। कोलकाता जो है वो सही जवाब है। हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, चलो। भारतमाला परियोजना जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से एसोसिएटेड है भारतमाला परियोजना? इंटरलिंकिंग ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडियन रिवर्स इन अ गार्लैंड शेप। ठीक है, गार्लैंड की शेप में भारतमाला, माला भी बना रहे। नेटवर्क्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल सिटीज ऑफ इंडिया थ्रू रेलवेज, या फिर इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू पाइपलाइंस। सोचिए जरा। ठीक है, भारतमाला परियोजना की बात हो रही है। अब मैंने एक जगह एक्सप्लेनेशन दिया, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वही आपका जवाब हो। आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। एंड वी विल लुक एट दैट इन 3, 2, 1 एंड 0। बच्चे रिवर्स तो मतलब अलग बात है, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज की माला पहनाएंगे हम, है ना। चलो। The natural vegetation which covers the maximum geographical area of India, वो जंगल जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मैक्सिमम एरिया में इंडिया के, कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडस, ट्रॉपिकल थॉर्न, मॉन्टेन फॉरेस्ट, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? इनमें से एक ऑप्शन जो है वहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होने पे वो पाया जाता है, जो कि इंडिया में ज्यादा जगह नहीं होता है। हमारा तो क्लाइमेट टाइप ही मॉनसून टाइप है। तो आप खुद ही सोचो जरा कि वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैसे मिलेगा ज्यादा। बाकी आप गेस कर सकते हो। एक्चुअली दो ऐसा है जो एरिया स्पेसिफिक है, जो पूरी कंट्री में नहीं हो सकता है। बाकी दो में कंफ्यूजन लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है डेसिडियस। क्योंकि बेटा देखो, एवरग्रीन वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, आपकी मतलब 200 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर या अबव में आपको एवरग्रीन पाया जाएगा। माउंटेन पहाड़ों पे, तो पहाड़ पूरी देश में तो नहीं है। ट्रॉपिकल थॉर्न जो है वो आपका ड्राई डेजर्टेड एरिया में पाया जाता है, जो कि अगेन लिमिटेड होगा। डेसिडस का लिमिट ना थोड़ा बड़ा है, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, एंड दिस इज द एवरेज रेनफॉल विच हैपेंस थ्रू आउट द कंट्री। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलो। रिवर ब्यास फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जाकर के किस रिवर को जुड़ जाता है? यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये जो है ये किस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है? इंडस की है, सतलज की है, चिनाब की है, या रावी की है? आपने बताना है इसका जवाब। एंड वी विल लुक एट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इन 3, 2, 1 एंड 0। सतलज, उसके बाद अल्टीमेटली इंडस। With regard to the Constitution of India, which one of the following statement is not correct?
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया जाएगा, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत पाया जाएगा? The words socialist and secular were not originally the part of the constitution. The preamble states the objectives of the Constitution of India. The preamble is enforceable in a court of law. A republic refers to the people as the source of all authority under the Constitution. आपने बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए जरा जवाब देख ले, ठीक है बच्चे। द प्रिएम्बल इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। चलो, which one of the following is included in Article 51A Part 4A of the Constitution of India? Article 51 के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है, इनमें से क्या आता है उसके अंदर? फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आएंगी, स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर्स, या फिर जो रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस एटसेट्रा, वो आएंगी, ठीक है। सोचकर बताइए आर्टिकल 51A के अंदर क्या आता है। अब यहाँ पे आप थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या मैम हमें पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मेजर चीजें पता होनी चाहिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डीपीएसपीज हैं, ठीक है, ऐसे जो बेसिक आपके राइट्स हैं, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सिलेबस की पड़ेगी अभी, वो आपको पता होनी चाहिए और वही आपसे पूछी भी जाएंगी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो यहाँ पे आर्टिकल 51 में हमें मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल, एज पर द डेटा अप टू नवंबर ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, which one of the following countries ranks 1 in terms of outward direct investment ODI for the year of 2020 to 21? जो बाहर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट देते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देते हो, कौन से देश ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से टॉप किया है इस लिस्ट को? यूएस ने, सिंगापुर ने, मॉरिशस ने, या फिर यूके ने? कौन से देश आपको लगता है सबसे ज्यादा बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करती है? नेचुरल सी बात है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बाहर करती होगी सिंगापुर उसमें आ जाता है, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इनका ज्यादा है, ठीक है, इनका काफी ज्यादा काम चलता है। चलो, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 is a bilateral air exercise between the Indian Air Force and the Air Force of which of the following countries? तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो इंडिया करती है। ये किस दूसरे देश के साथ हो रही है? एक्सरसाइज डेजर्ट 9-21, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, या फिर इजराइल? सोचो जरा बच्चों, एंड वी विल लुक एट द आंसर इन 3, 2, 1। जल्दी से रुक के मैम जो है आपको देंगी यहाँ पे हिंट। आप खुद ही सोचो कि कहाँ पे ज्यादातर, ठीक है, where do we basically usually do a coordination with in terms of defense with which country? कहाँ पे ज्यादा मिलनसार बनते हैं हम? फ्रांस है ना, ज्यादा हमारा फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये सारी चीज इन लोगों से मिलकर, राफेल वगैरह, ये कहाँ से, मतलब किसके साथ हमारी ट्रेडिंग होगी? आई मे नॉट बी टेकिंग द एग्जैक्ट करेक्ट नेम जो आ रहा है, बट ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपने डिफेंस फोर्स को लेकर के कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स करते हैं। रशिया भी आ जाएगा उसमें, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको अगर इन कुछ कंट्रीज की लिस्ट है आपके पास, तो आप कम से कम एलिमिनेट कर पाओगे कि भाई इसके साथ तो हमारा, इस कंट्री के साथ तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दिस कैन नॉट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। चलो, टैब्लू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वाज एडजज्ड बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2021, ठीक है। 2021 में पिछले साल जो परेड हुई थी रिपब्लिक डे में, लद्दाख, यूपी, त्रिपुरा, या फिर उत्तराखंड? अब ये जरा मुश्किल सवाल है ना। पता है तो पता है, नहीं तो फिर तो नहीं पता है, ठीक है। और इसका जवाब जो है बच्चे वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस इन December 2020, Faustin Archange Touadera has won a second term in office as president
ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन से देश की बात हो रही है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ गाना और रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। किस जगह की बात हो रही है जहां पे सेकेंड टर्म में इस प्रेसिडेंट का चुनाव दोबारा हुआ है दिसंबर 2020 में? एंड वी विल लुक एट द रिस्पॉन्सेज इन 3, 2, अच्छा गलती से दिख ही गया यार, तो ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is most appropriate about exercise कवच? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की सिर्फ। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी के साथ साथ नेवी को भी इन्वॉल्व करता है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिला करके, या फिर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी साथ में मिलकर करते हैं ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कवच, ये जो ड्रिल है, ये जो जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके किसके साथ होती है या अकेले होती है, ये बताना है हमें। द क्वेश्चन इज अबाउट एक्सरसाइज कवच। एंड लेट्स लुक एट द आंसर इन 3, 2, 1 and 0. The correct answer is नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड, सारे लोग मिलकर करते हैं ये एक्सरसाइज साथ में। इट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। चलो, recently a state of emergency has been declared in which of the following countries? कहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी थी? मालदीव्स में, भूटान में, नेपाल में या फिर म्यांमार में? सोचो, एंड विल लुक एट द आंसर इन 3, 2, 1 and Myanmar. ठीक है? Which one of the following teams is the winner of the Syed Mushtaq Ali Trophy of 2021? यूपी, पंजाब, तमिलनाडु या फिर बड़ौदा? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये ट्रॉफी है किस चीज की। What? Why would anyone get this trophy? किस चीज के लिए मिलती है? और जवाब जो है वो है बच्चे आपका बड़ौदा। ठीक है, चलो। Which country has replaced Maldives to host the 2023 Indian Ocean Island Games? Indian Ocean Island Games जो होता है, कौन सी कंट्री ने मालदीव से ये जो है हक ले लिया है? मैडागास्कर, श्रीलंका, इंडिया या फिर मॉरिशस? Which country has replaced Maldives to host the 2023 Indian Ocean Island Games? And the correct answer is Madagascar ने ये जो है हक ले लिया है। ठीक है, चलो। Identify the correct reason out of the following about Claire Polask for being in the news. She has been honored with the Pulitzer Prize. She has recently won a Grand Slam championship. She became the first female match official to conduct a men's cricket test match. Or she has been conferred with the Gandhi Peace Prize. Why do you think Claire Polasak is being in the news? And we will see the response in 3, 2, 1 and 0. It has been because she became the first female match official to conduct men's cricket test match. चलो, अब जो है थोड़े से 2021 के भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ND2 के। ओके, डिंको सिंह, an Asian Games gold medalist who died recently, was associated with which one of the following games? Swimming, boxing, archery or gymnastics? And we will look at the answer in 3, 2, 1, 0. It was boxing. Who among the following is the lone Indian cricketer, including the ICC Hall of Fame special inductions to mark the inaugural ICC World Test Championship final? Dilip, sorry,
वेंगसरकर, रवि शास्त्री, मोहिंद्र अमरनाथ और विनु मनकर. Who has been the lone Indian cricketer to be included in the ICC Hall of Fame special inductions to mark the inaugural ICC World Test Championship final? And the correct answer is Venu Mankar. Okay, चलो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट एन आवर इज अबाउट टू गेट ओवर. काफी क्वेश्चंस हैं हमारे पास. Which one of the following nations is not a permanent member of G7? इंडिया, कनाडा, फ्रांस और इटली. कौन से वो 7 जेम्स में एक जेम नहीं है? इंडिया, सैडली. ओके. ऑपरेशन ओलिविया, an initiative to protect olive ridley turtles, जो हमें पता है were on the verge of extinction, is undertaken by the Indian Navy, Indian Coast Guards, Ministry of Environment, Forest and Climate Change या फिर Ministry of Earth Sciences. आपको शायद पता नहीं हो, रिसेंटली काफी सारे ऑलिव रिडली जो आपके टर्टल से स्पॉट किए गए थे, आई थिंक मुंबई के बीच पे या कहीं पे. Any which ways, this operation is taken by the Indian Coast Guard. Chalo. Who among the following is the winner of the French Open 2011 men's singles final? Is it Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas और Daniel Medvedev? थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का मैम को भी हो जाता है कभी कभी. Medvedev. ओके, चलो. जिन प्लेयर्स को मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ वो थोड़ा ऐसे याद रहता है. चलिए, एंड द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रेंच ओपन 2011 मेंस सिंगल्स फाइनल इज नोवाक जोकोविच. ठीक है, चलिए. इकोनॉमिस्ट रिबेका ग्रिंस्पैन, who recently became the first woman to be appointed as the head of the UNC on Trade and Development, which is UNCTAD, hails from which country? जर्मनी, पोलैंड, कोस्टा रिका और मेक्सिको. कौन से देश से आती हैं रिबेका ग्रिंस्पैन? सोचिए जरा बच्चों. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज कोस्टा रिका. कौन सी कंट्री, किधर, कॉन्टिनेंट बताएंगे आप मुझे. ठीक है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना, यूएसए, कनाडा, जापान. बेल्ट बनाना, रोड्स बनाना, सारी दुनिया में कनेक्ट हो जाना. पहले से ये देश जो है काफी कनेक्टेड वैसे भी रहा है रोड्स के माध्यम से. ये है चाइना. ये वापस अभी अपने पोर्ट्स वोर्ट्स बना रहा है, जगह जगह पे लोन दे करके चाइना जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है. कोशिश कर रहा है कि हर तरह से कनेक्टेड हो जाए. एक तरफ से रुकोगे तो दूसरी तरफ से पहुंच जाएगा चाइना. Kenneth Kaunda, who died recently at the age of 97, was the former president of Brazil, Mexico, Zambia और South Sudan. कौन से देश के प्रेसिडेंट थे मिस्टर केनेथ, जिनकी मौत अभी कुछ दिन पहले, जिनका कुछ दिन पहले एज ऑफ 97 पे हुई है? He was the president of Zambia. ठीक है, चलिए. The maiden Indian Navy European Union Naval Forces exercise 2021 कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? गल्फ ऑफ मन्ना, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ कंबट और गल्फ ऑफ अकाबा. सोचो जरा बच्चों, where was this conducted? Think about it. And the correct answer is Gulf of Aden. अब आप एक दो चीजें कॉमन यहाँ पे देख पा रहे होगे. आपको जो बेसिक एक्सरसाइजेस है जो डिफेंस फोर्सेस की होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो रिसेंटली हुई हैं. ये सारी चीजें जरूर पूछी जाती हैं. ठीक है. Which one among the following planet is largest in size? Earth, Venus, Mars और Mercury. देखो वैसे हमें पता होता है कि अरे जुपिटर है, सैटर्न है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, बट जब ये बहुत क्लोज कॉल वाले आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी में सबसे बड़ा कौन सा है. तो ये जहां क्लोज कॉल है वही सवाल आएगा और जवाब आपका अर्थ है. ठीक है. चलो, अब ये एक लिस्ट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है. मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the lists. अब आप देखिए, लिस्ट 1 में प्लेस है, लिस्ट 2 में आपकी फीचर है.
मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची। आपका क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लैंडलॉक्ड हार्बर और ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आपको गिवन है। आपने मैच करना है कि कौन सी जगह कौन से फीचर से मैच करेगी। ये काफी सिंपल है बेटा। देखो जैसे अरेबियन सी गिवन है, हमें पता है कि विशाखापट्टनम, चेन्नई ये अरेबियन सी की तरफ हो ही नहीं सकती है, तो आपके दो ऑप्शंस तो वहां पे एलिमिनेट हो गए, वहां से आप फिगर आउट कर सकते हो। अभी विशाखापट्टनम और चेन्नई में क्या क्या है, ठीक है, तो बता देती हूँ। विशाखापट्टनम जो एक लैंड लॉक्ड हार्बर है, चेन्नई हमारा बहुत पुराना आपका जो है वो व्हाट यू से ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। फिर बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज मुंबई, तो आप ये देख सकते हो दो का आपका ए इज विथ टू बिगेस्ट पोर्ट एज आई सेड, ठीक है। बी वुड बी 3 विच इज योर लैंड लॉक्ड हार्बर। ऑप्शन सी विल गो विद द ओल्डेस्ट पोर्ट एंड कोची हमारा क्वीन ऑफ द अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए कमिंग बैक, मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया? लोनार, सांबर, चिलिका और वेम्बनाड। Which lake is a crater lake in India? And the correct answer is the Lonar Lake. अब मैंने आपको एक सवाल पहले दिया हुआ था कि कमेंट सेक्शन में बताना, एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वेयर इज दिस लेक लोकेटेड? ये भी फाइंड आउट करेंगे आप कहाँ पे ये लेक जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fine grained bed of ephemeral lake in a desert is also known as playa, oasis, drumlin या फिर natural levee. Think about it, the fine grained bed of ephemeral lake in desert, इसे और किस तरह से भी जाना जाता है? The correct answer is playa. See, there are few things which you may not know. It is absolutely fine. You don't have to completely go doubting yourself. ठीक है? Which one of the following factors does not affect the distribution of the groundwater? इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो ग्राउंड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश हो रही है, रेट ऑफ एवापोरेशन, कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है, एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम, जमीन कितनी आपकी पोरस है, कितना पानी नीचे जाने दे रही है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ग्राउंड वाटर लेवल पे इनमें से कौन से फैक्टर का फर्क नहीं आएगा? सोचो जरा बच्चे, कुछ फैक्टर्स हमें बताओ। देखो ग्राउंड वाटर लेवल ही जो है, जो वाटर लेवल होता है वही अल्टीमेटली हमारे काम आता है। कम हुआ तो सूखा पड़ा है, दिक्कत होती है लोगों को, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? बारिश पे। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप देखो कि पानी का लेवल नीचे चला जाता है, पानी की कमी होने लगती है। सर्दियों में बारिश में थोड़ा बेटर हो जाता है, यानी कि बारिश से फर्क पड़ता है, इवेपोरेशन से फर्क पड़ता है। और अगर मान लो पानी ग्राउंड में गया ही नहीं, ऊपर से ही इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया, तो लेवल वापस नीचे रह जाएगा। तो ये तीनों चीजों से उस लेवल को फर्क पड़ेगा। लेकिन सी से कितनी दूरी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सी अगर पास में और फिर भी ये चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे भी पानी की कमी हो सकती है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ऑफ 1974 किस चीज से रिलेटेड है? इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? एंड वी विल लुक एट द आंसर in 3, 2, 1 and 0. Sikkim is the correct answer. Which one of the following best describes the electoral system of India? India के electoral system को इनमें से कौन सा फैक्टर बेस्ट डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, proportional representation, mixed system, जनरल टिकट। इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे हैं। वैसे तो बेस्ट डिस्क्राइब जो है वो करता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a writ? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अब मैं आपको तीसरा सवाल दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स जो है वो कहाँ पे मेंशन्ड है?
आर्टिकल, शेड्यूल, जो भी आपने समझना है आप फाइंड आउट करके बताओगे। मैंने आपको बताया कि पहले कुछ आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीएसपीज हैं, तो डीपीज एसपीज हैं, ये सब कुछ है। आपका रिट्स कहाँ पे मेंशन है, खैर अब बताना है कि इनमें से कौन सा एक रिट नहीं है। मैंडामस, हीबिस कॉर्पस, सर्टियोररी सर्टियोररी और सिवरेबिलिटी। बहुत सिंपल है, सोचो जरा। जो बेटा लास्ट ऑप्शन है वो एक रिट नहीं है, ठीक है। चलो, which one of the following is not a part of the fundamental rights? Right to education, right to establish educational institutions by minorities, right to be conferred with titles और राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट पूछा जा रहा है। देखो, फंडामेंटल राइट वही होगा जो दूसरे लोगों को नुकसान ना दे, किसी तरह की इनइक्वालिटी प्रोड्यूस ना करे, तो वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। अब नेचुरली आपका इनमें से एक चीज जो है वो एक तरह की इनइक्वालिटी अगर आप राइट की तरह ले लोगे तो सबको देना पड़ेगा। आप कैसे दोगे, एक टाइटल कैसे दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये फंडामेंटल राइट नहीं है जो डिजर्व करता है, जहां जरूरत होती है पद्मभूषण दिस दैट लोगों को मिल जाता है। Which one of the following is not a function of the Constitution of India? To ensure participation of good people in politics, to guarantee a set of rights to citizens, to define the power of the different organs of government, to create conditions for a just society, for a justified society, एक अच्छी सोसाइटी हो जहां बैलेंस हो, सब कुछ सही हो। कौन सा यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं बनती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? बच्चे अब पॉलिटिक्स में कैसे लोग आएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी बना दिया, अब वो कहाँ आ रहा है, कौन आ रहा है, वो तो लोग तय करेंगे ना, लोगों के हाथ में हक है, ठीक है। Which of the following statements about biodiversity is not correct? ये टर्म जो है वो वॉल्टर जी रोजन ने 1986 में कॉइन किया था। The term biodiversity hotspots was coined by Norman Myers in 1988. The region having richest biodiversity are known as biodiversity hotspots. More than 100 hotspots of biodiversities are identified in the world. तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोचो कितने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए होंगे। आपको ऑप्शनल दे रही हूं, चाहो तो फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। The Earth's atmosphere is mainly heated by which one of the following? Short-wave solar radiation, reflected solar radiation, long-wave terrestrial radiation या फिर scattered solar radiation। धरती जो है हमारी वो सबसे ज्यादा इनमें से कौन से रेडिएशन की वजह से गर्म हीट अप होती है? And the correct answer is long-wave terrestrial रेडिएशन, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which one of the following is the correct sequence of the layers as we move from Earth's surface upwards? यानी कि नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसे कैसे लेयर्स आते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अब इसकी सीक्वेंसिंग देखनी है कि ट्रोपोस्फेयर आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, या फिर स्ट्रेटोस्फेयर पहले आएगा, फिर मेसोस्फेयर आएगा, फिर ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर थर्मोस्फेयर आएगा। सोचो जरा सीक्वेंसिंग कैसे होती है, ये जो हमारे 4 स्फीयर्स हैं कैसे कैसे आते हैं? जब आप एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड्स, जमीन से ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो बच्चे सबसे आपका पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और फिर जो आएगा आपका वो है थर्मोस्फेयर, ठीक है। चलो तो ये हमारा आखिरी सवाल था। I hope that you guys did find this session helpful. So along with this, I am going to end the session now. I just want to give you a quick reminder for the students जो आगे शायद पहले नहीं थे बच्चे, आपको एनडीए का एक स्पेशल कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है वेदांतों के द्वारा, ठीक है। जो ये स्पेशल एनडीए 2022 की तैयारी को टारगेट कर रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए, वहां बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कंटेंट सब करोगे और ये पूरी की पूरी लाइव सेशंस होंगी जहां पे आपको फुल सिलेबस दिखाया जाएगा, आपको करंट अफेयर्स, पूरे एनडीए के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पे मॉक टेस्ट,
ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। जो भी डाउट्स है, देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा पंगा पड़ता है कि जब हम डाउट्स कर रहे होते हैं, मतलब जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डाउट्स बहुत आते हैं, वो हमें लगता है तुरंत रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो वो हम एक चेकलिस्ट में अटके रह जाते हैं, वो चेक नहीं लग पाता हमारा। तो यहाँ आप क्लास के बाद भी, क्लास के दौरान भी और क्लास के बाद भी ऐप के थ्रू अपने जो डाउट्स है वो कभी भी क्लैरिफाई कर सकते हो। आपके साथ इतने असाइनमेंट्स भी शेयर किए जाएंगे, सोचो इतने ही क्वेश्चन में आई एम श्योर आपको लगा होगा बहुत हेल्पफुल। जब पूरा का पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा तो इमेजिन करो कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा वो फिर। और साथ ही साथ नोट्स भी मिलती हैं जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कीप ऑन वॉन्डरिंग अबाउट कि भाई और क्या क्या बुक्स लें, कहाँ से पढ़े, कैसे करें। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको, मतलब यहाँ के बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये बेस्ट एडवांटेज है। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि वैसे तो 10,000 लगती थी तैयारी के एनडीए की, लेकिन ये अभी स्पेशल प्राइस पे चल रही है। लेकिन जब आप मैम का कोड, क्योंकि मैम स्पेशली आई है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा फायदा तो दे के जाएंगे मैम, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बच्चे 10,000 के बेसिक प्राइस पे आपको 56% का डिस्काउंट मिल रहा है मैम का कोड लगाने की वजह से, ठीक है, एंड प्रो कोड लगाने की वजह से। फाइनली जिस प्राइस पे आपको ये मिल रहा है वो है 5400 रुपीज। अमेजिंग इजंट इट? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको लगा ये सेशन हेल्पफुल है, मजा आया, मैम के साथ मजा आया, बिकॉज आई enjoyed the session a lot, right? It was very very informative, very enlightening, very helpful, I'm sure, for the prep. तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन के लिए मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ठीक है, इन सवालों का जवाब जरूर जरूर फाइंड आउट करके बताना मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स आई विल कम एंड रीड इट बाय द वे, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से हो सकता है सवाल आ जाए, हमने इस पे फोकस किया और क्वेश्चन उससे रिलेटेड चीज से आ जाए। अगर आपके फ्रेंड्स है जिनका आपको पता है वो वीडियो आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विद दिस, thank you so much, we have come to the end of the session. Like, share, subscribe, and comment the answers to the questions that ma'am has given. Do tell me, how did you like the session? How did you like me being here on your channel? Would you want to see me again or not? And I would love to see you guys. And on that note, I'm gonna sign off. Hasta la vista. Bye, ciao, good night, Shubhratri. Stay home, stay safe, take good care of yourselves, guys. Bye bye. Take care.